तो कल तक हम लोगों ने पढ़ा था कंडीशन एन एक्विवेरियम, आज हम लोग को पढ़ना था फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने पहले क्वेश्चन के साथ में, जो कि है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलना प्रारंभ करती है, मतलब जब एक वस्तु मान लो एक ये वस्तु है, क्या होता है दूसरी वस्तु पर फिसलना प्रारंभ करती है, तो उत्तरदायी अधिकतम क्या होता है, घर्षण बल। कौन सा घर्षण बल होता है ये हम लोग जानेंगे। कौन कौन सा होते हैं, सर्पी घर्षण होता है, दोलन घर्षण होता है, सीमांत घर्षण होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, हम लोग पढ़ के बताएंगे। कि जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलने की स्थिति में हो, तो वह उस समय उनके सतहों के बीच बीच में अधिकतम घर्षण बल को सीमांत घर्षण बल बोला जाता है। सीमांत घर्षण बल की स्थिति कैसे नापी जाती है, देखिए एक ये हमारा एक सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस पे कोई एक पिंड रखा हुआ है, मतलब या कोई एक चीज मान लीजिए, ठीक है, ठीक है। और उसमें हम एक क्या कर रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं एक और, ठीक है, जो उसके जस्ट अपोजिट लगता है, उसी को हम लोग सीमांत घर्षण बल बोलते हैं, ठीक है, ठीक। और ये इसका एक परिणाम ही होता है, ठीक है। अगर मान लो जैसे मान लो एक ये सरफेस है, उसके ऊपर एक पिंड है, हम लोग इसको इधर जो है 5 न्यूटन से धक्का लगा रहे हैं, और उतने ही न्यूटन से हमें जो घर्षण बल है वो भी 5 न्यूटन का बल लगा रहा है। तो क्या ये पिंड कहीं पे मोशन करेगा, क्या ये कहीं पे हिलेगा, नहीं हिलेगा ना। तो इसी तरीके से एक इसका जो कोड होता है वो भी हमें परिमाण बताना पड़ता है कि वो कितना होगा। घर्षण गुणांक का फॉर्मूला होता है कि म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन आर, ठीक है। एफ क्या होता है, अगर हमें सिर्फ मान लो हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है, म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन आर। अब मान लो हम लोग को एफ पता करना है, तो एफ पता करने के लिए क्या करेंगे, ये इसके डिवाइड में है, अगर हमें दूसरी साइड ले जाना है तो क्या हो जाएगा, म्यू के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो म्यू आर हो जाएगा, ठीक है। एफ इज इक्वल टू होता है हमारा फ्रैक्शन बल, मतलब घर्षण बल। म्यू इज इक्वल टू होता है हमारा, सॉरी म्यू छोड़ो, म्यू तो हमें पता ही घर्षण गुणांक होता है, ठीक है, घर्षण गुणांक। और आर हमारा होता है प्रतिक्रिया बल, प्रतिक्रिया बल। क्लियर है, चलो आगे अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट। तो अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि इसमें क्या लिखा है, 5 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड 30 डिग्री क्षैतिज पर सक्रिय बाहरी बल के कारण चिकने क्षैतिज धरातल पर 2 मीटर पर सेकंड की नियत दर पर त्वरण करता है, तो बल का परिमाण कितना होगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट। तो अभी हमसे उसने क्या बोला है कि एक त्वरण, जो उसका त्वरण है वो कितना है, त्वरण हम लोग ए से डिनोट करते हैं, वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। और उसका जो द्रव्यमान है उसको हम लोग एम से लिखते हैं, द्रव्यमान मतलब मास, जो उसका मास है उसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं, वो उसने दिया है 5 kg। क्लियर है। तो पिंड को क्षैतिज दिशा में खींचने वाला बल इज इक्वल टू क्या होगा, एफ डॉट कॉस थीटा, 30 डिग्री, ठीक है। थीटा होता है लेकिन इसमें एंगल उसने दे रखा है 30 डिग्री का, तो हम लोग 30 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा, फिर कॉस एफ कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एम ए, एम हमारा मास होता है, ए इज इक्वल टू हमारा त्वरण होता है, ठीक है। तो अब हम लोग फिर से इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू रख के 30 डिग्री इज इक्वल टू 5 इंटू ए, देखिए 5, एम हमारा 5 था, 5 ए इसके मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई बाई ए कितना है 2 है, ठीक है, 5 2 से हो जाएगा हमारा 10। क्लियर है। जिसको समझ में ना आया वो अपना कमेंट कर सकता है, मैं दोबारा से उसको एक एक क्वेश्चन समझा सकता हूँ, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू पता करनी है, अब हमें पता करनी है एफ की वैल्यू। तो एफ की वैल्यू पता करनी है तो cos 30 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, तो ये 5 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 10 बचा है इधर, 10 इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला आएगा, तो ये क्या आएगा cos 30, ठीक है, 30 डिग्री न्यूटन। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब हम cos 30 की वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे, लेकिन इतना ही आपके ऑप्शन में आया है इसलिए मैं इसके आगे सॉल्व नहीं करूँगा। ये देखिए 10/cos 30 न्यूटन। क्लियर है। ये देखिए SSC जेई में आया हुआ ये क्वेश्चन है, मैं आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि काफ़ी बार जेई के एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समतल का वह अवनमन कोण जिस पर पिंड समतल पर नीचे की ओर गति करना आरंभ कर देता है क्या कहलाता है, घर्षण कोण कहलाता है, विराम कोण कहलाता है, प्रक्षेप्य कोण कहलाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए इन कोणों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है विराम कोण। समतल का वह अवनमन कोण जिस पर
पिंड समतल पर नीचे की ओर गति आरंभ कर देता है विराम कोण कहलाता है। इसे थीटा से डिनोट करते हैं। घर्षण कोण, जो कोण अभिलंब प्रतिक्रिया तथा परिणामी प्रतिक्रिया के बीच बनता है, कौन सा कोण कहलाता है? घर्षण कोण। घर्षण कोण को गामा या फिर फाई से भी प्रदर्शित करते हैं। tan गामा इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, गामा अगर हमें गामा पता करना हो और tan को इधर लिखेंगे, tan इनवर्स म्यू हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, जब एक पिंड सर्पण आरंभ करने वाला हो उस समय अधिकतम घर्षण बल क्या कहलाता है? स्थैतिक घर्षण बल, गतिशील घर्षण बल, शुद्ध गतिकी घर्षण बल या फिर सीमांत घर्षण बल? तो क्या कहलाता है? सीमांत घर्षण। जब पिंड गति आरंभ करने ही वाला हो तो उस समय अधिकतम घर्षण बल को चरम घर्षण बल या फिर सीमांत घर्षण बल कहते हैं। देखिए पॉइंट कुछ दिया हुआ है, जब पिंड स्थिर अवस्था में हो तब उस पर स्थैतिक घर्षण बल कार्य करता है। जब पिंड गतिमान में हो तब पिंड पर गतिक घर्षण बल कार्य करता है। मतलब जब स्थिर होगा तो उस पर कौन सा बल काम करेगा? उस पर स्थैतिक बल काम करेगा। और जब गति में हो तो कौन सा? गतिक घर्षण बल काम करेगा। ठीक है, इतना ही समझना है, ज़्यादा आपको इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जितना आपको दिया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उतना ही समझ लीजिए, बहुत है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, जैसे पढ़ते हैं, विराम की अवस्था में किसी पिंड पर लगा हुआ घर्षण बल क्या कहलाता है? स्थिर घर्षण बल, गतिक घर्षण बल या फिर सीमित घर्षण बल या फिर गुणांक घर्षण बल? चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। स्थिर घर्षण बल क्या होता है? विरामावस्था में किसी पिंड पर लगा हुआ घर्षण बल स्थिर घर्षण बल कहलाता है। विरामावस्था, जाहिर सी बात है, किसी कोई चीज़ अगर विराम अवस्था में रुकी हुई है, अगर उस पर हम कोई बल लगाते हैं तो कौन सा बल कहलाएगा? स्थिर घर्षण कहलाता है। ठीक, गति की अवस्था में किसी पिंड पर लगा हुआ घर्षण बल गतिक घर्षण बल कहलाता है। मान लो कोई साइकिल से जा रहा है, अगर पीछे से उसको धक्का लगाने लगे तो वो कौन सा हम लोग बल लगा रहे हैं? गतिक घर्षण लगा रहे हैं। उसके बाद आता है सीमांत। जब पिंड गति प्रारंभ करने ही वाला हो तो उस समय अधिकतम घर्षण बल को चरम घर्षण बल या फिर सीमांत घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, कोई जाने वाला हो, मतलब स्थिर भी हो और चल भी रहा हो। ठीक है, सीमांत घर्षण बल होता है। घर्षण गुणांक क्या होता है? सीमांत घर्षण बल तथा लंब प्रतिक्रिया के अनुपात को घर्षण गुणांक कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा F/R। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक समतल पर 35 किलोग्राम के द्रव्यमान को चलाने के लिए 30 न्यूटन के बल की आवश्यकता है। यदि उसे 36 की दिशा में एक नियत वेग से चलाया जाए तो घर्षण गुणांक क्या होगा? इसके ऑप्शन दिए गए हैं 0. अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए उत्तराखंड जेईई के सेकंड पेपर में आया हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग कॉपी पे। ठीक है, तो सबसे पहले उसने क्या दिया है हमको, जो दिया है उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसने दिया है 35 किलोग्राम द्रव्यमान, मतलब m इज इक्वल टू हमारा दिया है 35 kg। ठीक है, और 30 न्यूटन बल, मतलब F इज इक्वल टू हमारा 30 न्यूटन। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि R इज इक्वल टू होता है mg, जो मास होता है विद ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, m की वैल्यू दी गई है, m की वैल्यू कितनी है? 35 इंटू जी की वैल्यू हमको पता है 9.81 होता है। ठीक है, तो अब हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। हम लोग को पता क्या करना था वो लिखा ही नहीं मैंने, चाहे घर्षण गुणांक पता करना था, म्यू इज इक्वल टू पता करना था। अब हमें पता है कि कौन से फॉर्मूले में ये आते हैं, म्यू और एफ। तो कौन से फॉर्मूले में आते हैं? ये आते हैं हमारे एफ इज इक्वल टू म्यू आर। क्लियर है ना? आर की वैल्यू हमने लिख दी आपके लिए पहले ही। ठीक है, तो अब हमें पता करना है म्यू इज इक्वल टू, उसको हम उधर ले जाएंगे, एफ अपॉन हो जाएगा आर। तो एफ की वैल्यू हमने अभी आपको निकाल के बताई है, कितनी है? 30 न्यूटन। आर की वैल्यू अभी मैंने पता किया आपके सामने, ये देखिए आर इज इक्वल टू mg होता था, mg की वैल्यू हमने ये लिख दी। तो ये आ गया हमारा 35 इंटू 9.81। अब हम लोग इसको 5 से 6 पंचे 30, 7 पंचे 35। अब ये आ जाएगा हमारा, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 2 0, तो 6 इंटू 100 हो जाएगा अपॉन 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 981 से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कुछ आएगा 0.087 समथिंग। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? म्यू की। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में मैं आपका जरूर आंसर दूंगा उसका। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग अपने उस पर आते हैं, हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा पूरा भाई, और जेईई के क्वेश्चन में आते हैं। वह बल जो पिंड की गति की दिशा में विपरीत कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? घर्षण बल। पिंड की गति की दिशा में, मान लो इधर को हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी विपरीत दिशा में कार्य करता है, वही हमारा क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स, मतलब घर्षण बल होता है। पिंड की स्थिर अवस्था में अनुभव किए गए घर्षण को क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण तथा गतिक घर्षण का अनुपात हमारा क्या कहलाता है? 1 से अधिक होता है। ठीक है, स्थैतिक घर्षण हमेशा ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि गतिक घर्षण की वजह से होता है। ठीक है, जब नत समतल पर पिंड ऊपर जाने वाला हो तब तल के समांतर लगाया गया प्रयास क्या कहलाता है? P इज इक्वल टू होता है W साइन अल्फा इज इक्वल टू म्यू कॉस अल्फा। क्लियर है? सीमांत घर्षण बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया का अनुपात क्या होता है? घर्षण गुणांक कहलाता है। घर्षण गुणांक किस पर निर्भर होता है? केवल सतह की प्रकृति पर निर्भर होता है। क्लियर है? सीमांत स्थिति में घर्षण कोण को कहते हैं विश्राम कोण।
पूर्ण चिकने तलों के लिए घर्षण गुणांक माना जाता है 0। घर्षण गुणांक का अधिकतम मान होता है 1। क्लियर है ना। उसके बाद कुछ क्वेश्चन और हैं। दो पिंडों के संपर्क तल पर वह अधिकतम घर्षण बल जब उन पिंडों के सापेक्ष गति होने वाली होती है तो घर्षण बल कहलाता है क्या? सीमांत घर्षण बल। घर्षण के प्रकार उपजी उष्मा से गर्म हो रही मशीनों के कुछ अंग हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? बेकार हो जाते हैं। ठीक है। पुली व पट्टे के बीच घर्षण के कारण ही संभव होता है क्या? शक्ति पारेषण, जिसकी वजह से वो और स्पीड में और अच्छे से चल सकती है। घर्षण के कारण ही कोई व्यक्ति चढ़ने में असमर्थ होता है ध्रुवाधार खंबे पे। जाहिर सी बात है कि घर्षण नहीं लगेगा तो हम लोग किसी भी खंबे से तो चिकना हो जाएगा, वो हमारा क्या फिसलता फिसलता। अगर वो अपनी तरफ से बल नहीं लगाएगा तो हमारी उस पर ग्रिप नहीं बनेगी। हम लोग चलते भी हैं अगर ज़मीन पे तो उसमें भी घर्षण बल बहुत काम करता है। मान लो मैंने पेन डाल दिया तो अगर इन दोनों की सतह पे, इन दोनों के बीच में अगर कोई फ्रैक्शन फोर्स नहीं काम कर रहा होता तो अभी तक ये पेन जो है पता नहीं कहाँ चला गया होता, इसको ढूंढते रहते हैं ना। तो अभी भी जो भी चीज़ें ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फ्रैक्शन की वजह से ही चीज़ें जो है स्थिर हो पाई हैं। अगर ये ना होता फ्रैक्शन फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स तो चीज़ें स्थिर होना बड़ा मुश्किल हो जाता। हम लोग स्पेस में जो लोग जाते हैं वहाँ पे देखिए फ्रैक्शन फोर्स एकदम जीरो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी वहाँ पे नहीं लगता है। तो इसी की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे स्थिर रहना बहुत ही मुश्किल है। चलिए ठीक है, अगला हम लोग का चैप्टर है वो है मशीन्स। ठीक है, मशीनें हम लोग पढ़ेंगे अगले कल के एपिसोड में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तो जल्दी से जो भी नए हैं हमारे चैनल पे, हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट भी करें। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।